हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड का सेशन है। और इस सेशन में जैसा कि हम लोग हर दिन देखते हैं, झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और अभ्यास प्रश्न भी होगा इस सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और अंत में कुछ ट्रेडिशनल जीके को भी हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, वरना टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अब इस सेशन को। और शुरुआत हर दिन की तरह करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, जिसे झारखंड सरकार ने अब कृषि का दर्जा देने पर सहमति दे दी है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा अथवा ऑप्शन डी चौथा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पहला। लाह के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है देश में। अगर भारत की बात करें तो पूरा विश्व में भारत पहले स्थान पर है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा अब देने पर सहमति बन गई है और सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। आपको बता दें कि लाह का कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग समेत लगभग 12 जिलों के करीब 5 लाख लोग यानी 5 लाख किसान परिवार को इससे लाभ होगा। वर्तमान में झारखंड में प्रतिवर्ष लगभग 15 से 16 हज़ार टन लाह का उत्पादन होता है और देश के कुल लाह उत्पादन का 54% होता है झारखंड में। लाह का उत्पादन झारखंड में देश में अगर बात करें तो वह पहले स्थान पर है झारखंड। और पूरे विश्व में लाह उत्पादन की बात करें तो भारत पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है लाह के उत्पादन में। और वही लाख एक प्राकृतिक राल होता है यानी रेसिन होता है, इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान भी कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैसे बता दें कि लाख का वैज्ञानिक नाम होता है लैसिफर लाखा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो रिलेटेड है लाह उत्पादन से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, चेन्नई की मेज़बानी में आयोजित हो रही हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड में ट्रॉफी का अनावरण किनके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ महतो अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हेमंत सोरेन के द्वारा हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड में ट्रॉफी का अनावरण किया गया, यानी हेमंत सोरेन इसका सही उत्तर होगा। आइए डिटेल में जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत में पहली बार आयोजित हो रही हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी का अनावरण किया है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में ट्रॉफी का अनावरण अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पास द बॉल ट्रॉफी टूर कैंपेन का भी इस अवसर पर लॉन्चिंग किया है। आपको बता दें कि चेन्नई की मेज़बानी में हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त 2023 के बीच किया जाएगा। ट्रॉफी का देश के विभिन्न शहरों में भ्रमण कराए जाने का उद्देश्य न सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों बल्कि खेल प्रेमियों के बीच भी चैंपियनशिप के प्रति आकर्षण और उत्साह का संचार करना है। आइए अब जानते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप और भारत का क्या संबंध है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में एशियन हॉकी चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, यानी भारत में एशियन हॉकी चैंपियनशिप का अब तक आयोजन नहीं किया गया था, अतः यह पहला आयोजन है। भारत एशियन हॉकी चैंपियनशिप में 3 बार विजेता रहा है। पहली बार 2011 में, फिर 2016 में और फिर 2018 में, यानी कुल 3 बार एशियन हॉकी चैंपियन रहा है भारत। वहीं झारखंड की वर्तमान खेल निदेशक की बात करें तो दोस्तों यह सरोजनी लकड़ा हैं।
जिन्हें हाल ही में आईपीएस का 2017 बैच दिया गया है, आईपीएस में इन्हें प्रमोट किया गया है। वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष महासचिव की बात करें तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भोलानाथ सिंह, और भोलानाथ सिंह ही हॉकी इंडिया के महासचिव भी है। इसके अलावा भोलानाथ सिंह एशियन हॉकी महासंघ के भी उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वहीं वर्तमान में हॉकी झारखंड के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वह हैं रजनीश कुमार। आइए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, और आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख की राशि के स्थान पर राशि को बढ़ाकर अब कितना करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन ए 6 लाख रुपए, ऑप्शन बी 8,50,000 यानी 8.5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए अथवा ऑप्शन डी 11 लाख रुपए। दोस्तों 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 10 लाख रुपया कर दिया गया है इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि को। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले वह जानते हैं इस स्कीम के बारे में। जैसा कि दोस्तों नाम है, स्कीम काफ़ी मिलता जुलता है, उसके नाम से ही यह संबंधित है डायरेक्टली, यानी गंभीर बीमारी और असाध्य रोग से संबंधित है। यानी असाध्य रोग से ग्रसित गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना उपचार योजना चलाया जा रहा है झारखंड में, और इसके तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत आर्थिक सहायता की बात करें तो अब तक 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता इसके तहत दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्डधारी हैं, जिनकी वार्षिक आय लगातार 3 वर्षों में 8 लाख रुपए से कम है, उनको ही योजना का लाभ मिलेगा। अब तक योजना के तहत बीपीएल कार्डधारी व जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये या उससे कम है को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाती थी। अब इसे 10 लाख करने की सहमति दी गई है, यानी स्वीकृति दी गई है सरकार के द्वारा। पूर्व में स्वीकृत 5 असाध्य रोगों को इस सूची में शामिल किया गया था। अब 17 अन्य असाध्य रोगों को भी सूचीबद्ध किया गया है, यानी अब कुल बीमारियों की संख्या हो गई है 22, जिसके तहत इस योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारी को मिल सकेगा। गंभीर बीमारियों में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, गंभीर लीवर रोग, इसके अलावा एसिड अटैक जैसे केसेस में मरीज को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। आइए दोस्तों अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से कितने आदिम जनजाति के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग देकर सरकारी नौकरी योग्य बनाया जाएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 अथवा ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी झारखंड के सभी आदिम जनजाति के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग दिया जाएगा, यानी एक खास कोचिंग दिया जाएगा ताकि वे सरकारी नौकरी करने योग्य बन सके। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। झारखंड के आदिम जनजाति के युवाओं को खास कोचिंग देकर सरकारी नौकरी योग्य बनाया जाएगा ताकि इनके सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। आपको बता दें कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जिसे TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, के द्वारा 8 आदिम जनजाति समुदाय के युवाओं को GSSC और केंद्र का SSC यानी सेंट्रल SSC प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। यह कोचिंग आवासीय स्तर पर होगा और 3 से 4 महीनों के लिए इन्हें यानी 8 आदिम जनजातियों के युवाओं को विशेष कोचिंग दिया जाएगा। आदिम जनजातियों की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की कुल
जनसंख्या 1,92,425 है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का मात्र 0.72% है। और आदिम जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या माल पहाड़िया का है और आदिम जनजातियों में सबसे कम जनसंख्या फिरोजिया का है। दोस्तों, आपको बता दें कि आदिम जनजातियों में पढ़े लिखे लोग काफ़ी कम हैं, यानी एजुकेटेड लोग काफ़ी कम हैं। उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें समाज के मुख्य धारा से ज़्यादा जोड़ा जाए, इसलिए इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड की कितनी महिलाओं को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का 2020-21 का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 अथवा ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 4 लोगों को, यानी चारों महिलाएं हैं जिन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2020-21 का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि जादव पटिया की प्रसिद्ध चित्रकार नीलम नीरद सहित झारखंड के 3 संस्कृति कर्मियों को वर्ष 2020-21 का सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है, जबकि इसी वर्ष के लिए जूनियर फेलोशिप अवार्ड के लिए राज्य के 1 कलाकार का चयन किया गया है। इस तरह कुल 4 कलाकारों का चयन किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा फेलोशिप के लिए, जिसमें चारों महिलाएं हैं। सीनियर फेलोशिप की बात करें तो सीनियर फेलोशिप अवार्ड 3 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें नीलम नीरद शामिल हैं, जिन्हें जनजातीय चित्रकला के लिए दिया गया है, ये दुमका की है। सीमा देवी रांची की है, लोकगीत के लिए इन्हें चयनित किया गया है फेलोशिप अवार्ड के लिए। इसके अलावा रांची की ही मोनिता सिन्हा है, जो थिएटर कलाकार हैं, इन्हें भी सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जूनियर फेलोशिप अवार्ड की बात करें तो जूनियर फेलोशिप अवार्ड 1 महिला को दिया गया है, ये बोकारो की है, आकांक्षा प्रियदर्शनी, और ये छऊ नृत्य से संबंध रखती हैं। इस फेलोशिप के बारे में बता दें कि यह फेलोशिप अवार्ड 2 वर्ष के लिए संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि नीलम नीरद कौन है। इसके अलावा जानेंगे जादव पटिया चित्रकला के बारे में भी शॉर्ट में। नीलम नीरद के बारे में दोस्तों बात कर लें। नीलम नीरद दुमका की रहने वाली है और जनजातीय जादव पटिया चित्रकला की प्रख्यात कलाकार है। इस कला को फेमस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जादव पटिया चित्रकला के कलाकारों से सीखकर इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ा रही हैं और इनमें कई नए प्रयोग भी उन्होंने किए हैं। इनकी कलाकृतियाँ राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनियों में सराही गई हैं। इसके अलावा कई पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। वहीं जादव पटिया चित्रकला की बात करें तो दोस्तों यह जादव पटिया चित्रकला संथाल जनजाति की एक प्रमुख चित्रकला है। जादव पटिया चित्रकला ऑलमोस्ट लुप्तप्राय है, यानी अब बहुत कम दिखती है इस चित्रकला के बनाने वाले लोग। इसके अलावा इस शैली के चित्र को बनाया जाता है कागज़ पे या कपड़े के लंबवत पट पे, यानी वर्टिकल स्क्रॉल्स पे, और प्रत्येक पट यानी प्रत्येक पैनल पर अलग अलग विषय होते हैं और एक पट या एक पैनल पर 16 से 32 चित्र बनाए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है और पारंपरिक कलाकार इसे दिखाते समय गीत भी गाता है और इन चित्रों का कथा वर्णन करता है। अब इसके गीतकार और चित्रकार, यानी जो चित्र बनाने वाले कलाकार हैं, यानी जादव पटिया, वो भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चित्रकला परंपरा का अनुसंधान यानी रिसर्च, इसके अलावा इसका नामकरण जादव पटिया और शैली निर्धारण का कार्य करने वाले जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जिनका श्रेय जाता है जादव पटिया को फिर से वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चित्रकला को पहुंचाने का, वह नाम है डॉक्टर R.K. नीरद। इनके कारण ही जादव पटिया चित्रकला फिर से लोगों के बीच आने लगा है, वरना बहुत कम ही लोगों को पता था कि यह चित्रकला है क्या। यहाँ तक कि इस चित्रकला के बारे में लोगों को नाम का भी नहीं पता था। इसलिए इस चित्रकला का नामकरण भी R.K. नीरद के द्वारा ही किया गया है।
देखते हैं दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, नवनिर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी बोकारो अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी रांची। 19 जुलाई 2023 को रांची में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में सीड द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की एक आउटलाइन यानी रूपरेखा से संबंधित विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया। इस विज़न डॉक्यूमेंट का जो नाम है वही है दोस्तों नवनिर्माण की ओर अग्रसर। इसका विमोचन ही किया गया है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के द्वारा रांची में। कार्यक्रम में देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिए विजन 270 नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है और इसके लिए टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। आपको बता दें कि 2022 में झारखंड में इस दिशा में टास्क फोर्स का गठन करने वाला झारखंड का पहला राज्य झारखंड ही है। सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स राज्य ही नहीं बल्कि भारत के क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते पर चलने के लिहाज से अहम बताई गई है और अहम है। आइए दोस्तों अब वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। फोर्ब्स इंडिया ने भारत के सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया है? इसका उत्तर है जसिंता केरकेटा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है कोडरमा। युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर किए गए बेहतर कार्य के लिए ही कोडरमा को डिजिटल इंडिया अवार्ड से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। बीजू टोप्पो द्वारा निर्देशित पद्मश्री सिमोन उरांव के पर्यावरण और जल संरक्षण पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? दोस्तों, बीजू टोप्पो द्वारा निर्देशित इस फिल्म का नाम है झरिया, जो पर्यावरण और जल संरक्षण पर आधारित है और पद्मश्री सिमोन उरांव पर आधारित फिल्म है। अगला प्रश्न है, MMSY का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, MMSY यानी मुख्यमंत्री सारथी योजना इसका फुल फॉर्म है। मुख्यमंत्री सारथी योजना का हाल ही में लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके तहत आपको बता दें कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं उन्हें स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन। आपको बता दें MMSY यानी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ही बिरसा केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में बिरसा केंद्र की स्थापना 80 प्रखंड में की जानी है और इसी सेंटर का नाम है बिरसा सेंटर, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, बारी है अब अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड का कौन सा विधानसभा सीट रिक्त है जहां जल्द ही उपचुनाव कराया जाना है? ऑप्शन ए डुमरी विधानसभा, ऑप्शन बी जुगसलाई विधानसभा, ऑप्शन सी मधुपुर विधानसभा तो ऑप्शन डी रामगढ़ विधानसभा। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट कर दे सकते हैं। अब झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को देख लेते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर शिकार खेलने की प्रथा या त्यौहार जिसे 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए मंडा पर्व, ऑप्शन बी चांडी पर्व, ऑप्शन सी जावा पर्व अथवा ऑप्शन डी जनी शिकार पर्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों जनी शिकार पर्व। यह ऐसा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रथा भारत के सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलती है, जहां प्रति 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है जनी शिकार। इसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती है और परंपरागत हथियार लेकर निकल जाती है शिकार खेलने के लिए और रास्ते में जो भी पशु मिलते हैं जैसे बकरी, भेड़, सूअर, हंस, बतख, उसका शिकार करती हैं
और उसके बाद पशु पक्षियों को अखरा में लाकर उसे पकाया जाता है और फिर सभी खाते पीते हैं और नाचते गाते हैं और एंजॉय करते हैं, यानी इस पर्व को मनाते हैं। यानी यही तरीका है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है इसे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पर्व है झारखंड में, देशावली, जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। आपको बता दें कि जनी शिकार के जैसा 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला पर्व देशावली भी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बड़ पहाड़ी या मरांगबुरु देवता, जिसे बड़ा देवता या पर्वत देवता भी कहते हैं, यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है और बलि देने के बाद उस भैंस को ज़मीन में वहीं गाड़ दिया जाता है। यही किया जाता है देशावली में। तो ये था दोस्तों पहला प्रश्न। आइए वन लाइनर के फॉर्म में भी देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों गुमला। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिले में स्थित है। अल्बर्ट एक्का का जन्म भी गुमला में हुआ था, इसलिए आप ये याद रख सकते हैं कि अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला में हुआ था और उनका स्टेडियम भी गुमला में ही है। अल्बर्ट एक्का का जन्म आपको बता दें कि गुमला में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? इसका उत्तर है बिरहोर। बिरहोर के सबसे जो प्रचलित पर्व है चित्रकारी है वह है दोस्तों कोहबर चित्रकारी। आपको बता दें कि इसे जीआई टैग भी दिया गया है 2021 में। इसका एक मतलब होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ का बात करें तो कोह और बर दो शब्द से मिलकर बना है, कोह और बर। कोह एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुफा और वर का मतलब दूल्हा। तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गुफा में विवाहित जोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वैसे इसके बारे में आपको बता दें कि प्रत्येक विवाहित महिला पति के घर को सजाती है और चित्रकला के द्वारा सजाती है। इसमें वह महिला ज्यामितीय आकृति बनाती है, जैसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। उसमें फूल पत्तियाँ यानी प्राकृतिक जो कुछ भी प्रकृति से संबंधित है उसका चित्रण करती है, जैसे फूल पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी, इन सभी चीज़ों का वो चित्रण करती है। इससे ये चित्रकारी बनता है और इसी चित्रकारी को कोहबर चित्रकारी कहते हैं, जो बिरहोर में काफ़ी प्रचलित है और ये हजारीबाग क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है झारखंड, या फिर कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। अब भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है छोटा नागपुर पठार या झारखंड को? आपको बता दें कि जर्मनी में एक प्रदेश है, एक जगह है, नगर है रूर, RURH रूर, और ये नदी का भी नाम है वहाँ पे, या यूँ कह सकते हैं कि यह रूर नदी बेसिन के पास स्थित है और यहाँ पे कोयला का बहुत ज़्यादा भंडार है और खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस रूर के नाम पे ही दुनिया के दूसरे देशों में इस रूर का प्रयोग किया जाता है, रूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे झारखंड में भारत का रूर प्रदेश हम लोग झारखंड को कहते हैं क्योंकि झारखंड में कोयला और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। वहाँ पे रूर नदी घाटी में कोयला और खनिज संसाधन मिलता है और यहाँ पे आपको बता दें कि दामोदर नदी घाटी है जहाँ आसपास कोयला और कोयला के अलावा दूसरे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। इसी कारण भारत का रूर प्रदेश झारखंड या छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वहाँ का रूर प्रदेश है वहाँ एक रूर प्रसिद्ध नदी है। इसके अलावा एक तरफ राइन नदी है और एक तरफ लिप्पे नदी है, तीनों तरफ ये इसके नदी है रूर प्रदेश का। और रूर प्रदेश जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा शहर है रूर। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत में कौन से नंबर का राज्य है? इसका उत्तर है दूसरा। पहला राज्य बिहार है। आपको बता दें कि
जेपी, जिसे जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, और इनका जो आंदोलन हुआ था 1974-75 में हुआ था। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, राज्य और केंद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका आंदोलन हुआ था और काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन था, और इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं या कुल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो आंदोलनकारी थे उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था झारखंड सरकार ने भी की है, और देश का यह दूसरा राज्य है झारखंड जहां जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों, राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि झारखंड के हिंदी के सबसे बड़े अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वह है राधा कृष्ण। इन्हें झारखंड का प्रेमचंद्र कह सकते हैं। आपको एक और बात बता दें कि प्रेमचंद्र ने राधा कृष्ण के बारे में जो कहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि राधा कृष्ण कितने बड़े हिंदी साहित्यकार थे। प्रेमचंद्र ने दोस्तों इनके बारे में बोला था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयले के खान से एक ऐसा हीरा ढूंढा है जिसे अगर हिंदी साहित्य में केवल 5 लोगों को चुना जाए तो उसमें से राधा कृष्ण का भी एक नाम होगा। तो आप राधा कृष्ण के बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े साहित्यकार थे हिंदी के, और झारखंड के अव्वल साहित्यकार रहे हैं। वैसे इनका जन्म हुआ था 1910 में और इनका निधन 79 में हुआ था, यानी कुल 69 साल तक ये जीवित थे। इनके बहुत सारे साहित्य हैं, कहानी संग्रह है, जिसे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।